गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 97 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए ग्रोथ का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम यहां बात करेंगे डेवलपमेंट, परिवर्धन। डेवलपमेंट, परिवर्धन। स्टूडेंट्स, परिवर्धन किसे कहा जाता है, इसको आपको डिस्कस करना है। तो देखिए जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है, परिवर्धन की जो प्रक्रिया है, ये परिवर्धन प्रक्रिया क्या है? आप कहेंगे प्लांट्स में ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है। और ग्रोथ जो है वो एग्जैक्टली स्टूडेंट्स कहा जाता है इंक्रीज, बढ़ोतरी। ये जो इंक्रीज है ये मास में होगा। इसके साथ साथ आप कह रहे हैं ये जो इंक्रीज है वो नंबर ऑफ सेल्स में होगा, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। और इस ग्रोथ के साथ साथ एक और स्पेसिफिक या विशिष्ट प्रक्रिया होती है जिसको हम कह सकते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन है, विभेदन है। डिटेल इसकी भी मैं आपको बता चुका हूं। विभेदन होने का मतलब आप कहेंगे किसी भी पर्टिकुलर सेल का, उत्तक का, अंगक का कार्यात्मक निर्धारण, उसका जो फंक्शनल डिटर्मिनेशन है, कार्यात्मक निर्धारण बन गया है। बनने के बाद किस प्रकार की एक्टिविटीज करेगा, कौन से स्थायी उत्तक में परिवर्तित होकर कहां व्यवस्थित होगा, कौन सी प्रक्रिया करेगा, इसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं विभेदन। जैसे देखिए आपने कहा था प्रो मेरिस्टेम के डिवीजन से, प्राक विभजोतक के विभाजन से प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या प्राथमिक विभजोतक बनता है, और उसके ठीक बाद उसके डिफरेंशिएशन से। ठीक है, आपने ये पढ़ा था पीएमटी, पिछले लेक्चर में बहुत परफेक्ट डिटेल हम इसकी पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था जो पीएमटी है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये पूर्णतया अविभेदित है, पूर्णतया अविभेदित है। और हमने ये भी क्लियर किया था कि इसकी कोशिकाओं में वैक्यूल या रिक्तिका का अभाव है, अतः ये किसी प्रकार का फंक्शन या संग्रहण जैसा कार्य ये नहीं कर सकता। और इसके डिफरेंशिएशन से या इसकी विभेदन प्रक्रिया से बच्चों यहां आपके पास बन जाएगा पीपीटी। ये पीपीटी है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, और ये है पूर्णतया विभेदित। ठीक है, ये प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है, पूर्णतया विभेदित। और ये सबसे पहले जो पादप में बनते हैं वो पैरेनकाइमेटस टिश्यू या क्या होते हैं, मृदुतक। क्लियर? तो देखो एक डेवलपमेंटल प्रोसेस आपको जो दे रखी है, उस डेवलपमेंटल प्रोसेस को यहां मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एनसीईआरटी लिख रही है मेरिस्टेम्स, विभजोतक। ठीक है, अब ये जो विभजोतक है, देखिए डिवीजन और डिफरेंशिएशन की प्रोसेस या प्रक्रिया यहां से कंटिन्यू होगी। इनमें हम कहते हैं प्लाज्मेटिक ग्रोथ। प्लाज्मेटिक ग्रोथ जो है वो विभेदन के दौरान ही होती है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब आप ये कह सकते हैं सेल का जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट है उसमें वृद्धि, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, डिवीजन। ये डिवीजन और डिफरेंशिएशन शो करते हैं। इससे पहले जो मैं आपको सीक्वेंस बता चुका हूं वो प्रो मेरिस्टेम से थी। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो प्लाज्मेटिक ग्रोथ है, सॉरी, इसको यहां से दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। प्लाज्मेटिक ग्रोथ, प्लाज्मेटिक ग्रोथ के बाद आप कहेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विभेदन। तो इस दौरान देखो क्या होगा, सेल एनलार्जमेंट। क्लियर? हिंदी प्रेमियों देख लीजिए, कोशिका का क्या हो गया है, दीर्घीकरण। कोशिका का दीर्घीकरण। उसके बाद आप ये कहेंगे सेल मैच्योरेशन, कोशिका का परिपक्वन, कोशिका परिपक्वन हो गया। और अब फाइनली देखिए आपके पास कैसी सेल आ गई,
मैच्योर सेल या फिर आप कहेंगे परिपक्व कोशिका। ठीक है, अब ये जो परिपक्व कोशिका है ये स्टूडेंट्स अब चली जाती है सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेज, या इसको आप हिंदी में लिखते हैं जरावस्था। मतलब आप ये कहेंगे सेनेसेंट फेज या जरावस्था में जाने के बाद अब कोशिका फाइनली मृत्यु की ओर बढ़ रही है। अब इसमें आप ये कह सकते हैं ये डेथ की तरफ जा रही है, ये एजेड होती जा रही है, तो इसको सेनेसेंट फेज या जरावस्था कहा आपने। और जरावस्था के बाद आप ये कहेंगे यहां से एग्जैक्टली ये गेन कर जाएगी डेथ को। वैसे अगर देखा जाए तो जो डेथ है वो भी डेवलपमेंटल प्रोसेस का लास्ट फेज है। कैसे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू था, अब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में आप ये क्या ग्रोथ और डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसका मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। और इस डेवलपमेंटल प्रोसेस का, इस परिवर्धन की प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है बच्चों? अंतिम चरण है इसका डेथ, मृत्यु। जीवन की सच्चाई मृत्यु है। अगर आप परिवर्तित हो रहे हैं, अगर हम परिवर्तित हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, तो डेफिनेटली आप एक दिन किसको प्राप्त करेंगे? मृत्यु को प्राप्त करेंगे, डेथ। दिस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ, ये शाश्वत सत्य है। ठीक है, तो ये हुआ डेथ। तो इस तरीके से ये पूरा साइकिल जो है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया है। अब यहां जो सेल्स परिपक्व मैच्योर सेल में जाती हैं, उससे पहले आप ये कह सकते हैं कुछ सेल्स जो हैं वो डिवीजन के प्रोसेस को भी परफॉर्म कर सकती हैं। यहां से जो कोशिकाएं हैं वो साथ साथ डिवीजन को भी शो कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कोशिका जो विभजोत की कोशिका है, उस विभजोत की कोशिका से लेकर कोशिकाओं का सामान्य आप ये कह सकते हैं एक रूट चार्ट आपके पास है, जिसमें इस प्रकार से ये परिवर्धन को दर्शाती है। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं द डेथ, लास्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट। जैसे जो डेड सेल्स होती हैं ना वो हाईली डिफरेंशिएटेड होती हैं स्टूडेंट्स, अधिकतम या उच्चतम विभेदित होती हैं। एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, देखो एग्जाम्पल लिखो, जैसे आप ट्रेकियरी एलिमेंट्स, जो ट्रेकियरी एलिमेंट्स हैं क्या हैं? ट्रेकियरी एलिमेंट्स का मतलब आप ये कहेंगे ये संवहन तत्व हैं जाइलम के, तो वाहिकीय तत्व, वाहिकीय और वाहिनीकीय तत्व जो हैं किए तत्व, इसमें जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल्स, ये स्टूडेंट्स डेड सेल्स होती हैं, डेड स्ट्रक्चर होती हैं, मृत संरचनाएं होती हैं। तो ये डेड स्ट्रक्चर या मृत संरचनाएं होने का मतलब हाईली डिफरेंशिएटेड हैं, उच्चतम विभेदित हैं। अब इससे ज्यादा विभेदन नहीं हो सकता, अर्थात विभेदन की प्रक्रिया को पार करते करते ही ये किस में आ गई हैं? ये आप कहेंगे इस स्टेज पे आ गई हैं। तो इनके लिए मैं एक वर्ड लिख सकता हूं, इंग्लिश में मैं लिख रहा हूं हाईली डिफरेंशिएटेड, हाईली डिफरेंशिएटेड, और इसको आप कहेंगे उच्चतम विभेदित, सबसे ज्यादा विभेदित, सर्वाधिक विभेदित। ये हैं उच्चतम विभेदित। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर हुआ? तो देखो ये डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है उसकी डिटेल है। अब इसके साथ साथ ही एक कंडीशंस फॉर ग्रोथ आपको स्टूडेंट्स दे रखा है। तो देखो एनसीईआरटी का जो मैटर है थोड़ा सा उसको डिस्कस हम कर लेते हैं। कंडीशंस फॉर ग्रोथ चैप्टर 15 में एक बार खोल लेता हूं। एनसीईआरटी में जो लिखा है उसको आपको डिस्कस करना है। कंडीशंस फॉर ग्रोथ वो भी इसी में हम इंक्लूड करेंगे, और उसके बाद फाइनली हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पादप्रति नियामकों की। ठीक है हाँ जी, तो देखिए अगला आपको दे रखा है कंडीशंस फॉर ग्रोथ।
तो कंडीशंस फॉर ग्रोथ में, या मतलब वृद्धि के लिए जो अवस्थाएं, प्रावस्थाएं या फिर आप कह सकते हैं स्थितियां जो हैं, उनके लिए ये वो कह रहा है वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स जो हैं ये जरूरी होते हैं। ठीक है, वाटर, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स ये जरूरी हैं स्टूडेंट्स। वाटर की क्यों रिक्वायरमेंट है इसने क्लियरली यहां मेंशन किया है, ऑक्सीजन क्यों रिक्वायर है, न्यूट्रिएंट्स क्यों रिक्वायर्ड है। उसके अलावा यहां कह रहा है हर एक प्लांट जो है वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज को रिक्वायर करता है। तो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज या अनुकूलतम तापमान की क्यों आवश्यकता है, ये बात भी हम यहां करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है ये जो ऑप्टिमम रेंज है इससे अगर डेविएशन या विचलन अगर होता है तो डेफिनेटली जो ग्रोथ है उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। और फिर स्टूडेंट्स लास्ट में यहां लिखा है एनवायरमेंटल सिग्नल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में बोल रहा हूं, एनवायरमेंटल सिग्नल्स में दो बातें लिखी गई हैं। एक आपको कह रहा है एनवायरमेंटल सिग्नल में लाइट, और दूसरा आपको कह रहा है एनवायरमेंटल सिग्नल में ग्रेविटी। ठीक है, तो एनवायरमेंटल सिग्नल में लाइट जो है वो और ग्रेविटी का क्या इंपैक्ट है, तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो बीजांकुरण की प्रक्रिया होती है, बीजांकुरण की प्रक्रिया के समय जो भ्रूणीय अक्ष है बीज का, उसमें नीचे वाला पार्ट रेडिकल मूलांकुर और ऊपर वाला पार्ट प्लूमूल प्रांकुर होता है। ये जो प्रांकुर है ये लाइट को रेस्पॉन्स देता है, लाइट को रेस्पॉन्ड करता है, या प्रकाश के प्रति आप ये कह सकते हैं ये अनुक्रिया दर्शाता है, और ये जो है वो ग्रेविटी या गुरुत्व के प्रति अपनी अनुक्रिया दर्शाती है। तो इसको, इन दोनों को इस भ्रूणीय अक्ष में आप देख सकते हैं जो होने वाले परिवर्तन हैं, वहां आप इनको एज ए स्टिमुलस, उद्दीपन या सिग्नल्स के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो टाइटल मेंशन करो। अगला मैं लिख रहा हूं कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि के लिए, वृद्धि और विभेदन दोनों की ही बात कर सकते हैं आप, आवश्यक परिस्थितियां या स्थिति। कंडीशंस फॉर ग्रोथ, कंडीशंस फॉर ग्रोथ, वृद्धि के लिए स्थितियां, परिस्थितियां, आवश्यक स्थितियां, ये जो भी हैं ये सब आप कह सकते हैं। देखो, वृद्धि के लिए आवश्यक परिस्थितियां और स्थितियां जो हैं इनमें कुछ फैक्टर्स हैं, आप कहेंगे आवश्यक कारक हैं, और ये जो आवश्यक कारक हैं, फैक्टर्स हैं, इनको यहां कहा गया है। जैसे सबसे पहले मैं लिख सकता हूं वाटर। अब स्टूडेंट्स हमें यह क्लियर होना चाहिए कि जल की आवश्यकता क्यों है। तो देखो, अगर कोशिकीय स्तर पे भी वृद्धि की हम बात करें तो आप ये जानते हैं कोशिकीय स्तर पर वृद्धि क्या है, कोशिका के प्रोटोप्लाज्म में एक्सपेंशन आना, एनलार्जमेंट आना। ठीक है, तो आप ये कहेंगे जो वाटर है मुख्य प्रोटोप्लाज्मिक घटक है, मुख्य जीव द्रव्य घटक स्टूडेंट्स ये है। क्लियर, मुख्य जीवद्रव्य घटक ये है, और इस मुख्य जीवद्रव्य घटक की उपस्थिति होने के कारण आप कहेंगे पादप अंगकों में टर्जिडिटी आती है, स्फीतता आती है। तो इसके कारण पादप अंगकों में स्फीत अवस्था आती है, फूली हुई अवस्था में वो होते हैं, एक्सपेंशन होता है। अब जो स्फीतता आती है उस स्फीतता के कारण आप कह सकते हैं एक्सपेंशन, या फिर वहां क्या होगा स्टूडेंट्स, मैं सीक्वेंस लिख रहा हूं, ये नोट आप कर लें, विस्तार। और ये विस्तार जो है वो एग्जैक्टली किसको लीड करवा देगा, वृद्धि को। इसके अलावा वाटर का एक और इंपॉर्टेंट रोल है, आप ये कह सकते हैं एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए, एंजाइमी क्रियाओं के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए, जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं, स्पेसिफिकली जल अपघटनी एंजाइम हैं, उनके लिए माध्यम उपलब्ध करवाता है। माध्यम की उपलब्धता, माध्यम की उपलब्धता आप ये कह सकते हैं किसके द्वारा होती है बच्चों, जल माध्यम उपलब्ध करवाता है। दूसरा आप कह सकते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं टेम्परेचर, टेम्परेचर या तापमान। देखिए तापमान क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप कहेंगे आवश्यक जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है उनको संपन्न करने के लिए एक अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता होती है। एंजाइमी क्रियाओं को पूर्ण करने हेतु
अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता। अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता होती है, इसको आप बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज। ऑप्टिमम टेम्परेचर, जैसे मान लो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में, प्रकाश संश्लेषी गतिविधि में आप पढ़ के आए कि C3 प्लांट्स के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो अनुकूलतम होता है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंजाइमी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए अनुकूलतम तापमान की आवश्यकता तो है ही, साथ में आप ये कह सकते हैं अगर लो टेम्परेचर रहा, ये मेंशन कर सकते हैं आप, नोट कर लें, लो टेम्परेचर अगर रहता है तो एंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन रहता है, एंजाइम सक्रिय नहीं होंगे, एंजाइम इनएक्टिवेशन। और अगर हाई टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर अगर होता है एंजाइम डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन होता है स्टूडेंट्स विकृति या इनका विघटन होने लग जाएगा। अगर टेम्परेचर हाई है तो एंजाइम डीनेचुरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हुआ टेम्परेचर या फिर तापमान। ठीक है, अगली कंडीशन में मेंशन कर रहा हूं, देखिए आप वृद्धि और परिवर्धन दोनों के लिए कह सकते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, के लिए जो आवश्यक कारक हैं या जो स्थितियां या अवस्थाएं हैं उनको आप डिस्कस कर रहे हैं। अगला आप कह सकते हैं ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है, थर्ड, ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है इसको समझिए। जब बीजांकुरण की प्रक्रिया होती है तब से लेकर, बीजांकुरण की जब प्रक्रिया होती है तब से लेकर आप ये कह सकते हैं जो उपापचयी ऊर्जा है किसी भी जीव के शरीर में, किसी कोशिका में जो उपापचयी ऊर्जा है वो उपापचयी ऊर्जा श्वसन से आती है, और श्वसन को संपन्न करवाने के लिए आप जानते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन या क्या ऑक्सीश्वसन। तो आप कहेंगे उपापचयी ऊर्जा हेतु श्वसन प्रक्रिया, उपापचयी ऊर्जा हेतु कौन सी प्रक्रिया हुई स्टूडेंट्स, श्वसन प्रक्रिया। और उपापचयी ऊर्जा हेतु अगर श्वसन प्रक्रिया आप करवा रहे हैं, वो उपापचयी ऊर्जा आप जानते हैं, मैं यहां फिर लिख रहा हूं मेटाबॉलिक एनर्जी, मतलब उपापचयी ऊर्जा essential for living system, essential for living system। जीवित तंत्र के लिए आप ये कह सकते हैं ये क्या है, essential है, इसकी essentiality जीवित तंत्र के लिए आती है। ठीक है, उसके बाद देखो न्यूट्रेंट्स हैं, फोर्थ वन, न्यूट्रेंट्स या पोषक। और न्यूट्रेंट्स की बात करी जाए तो आपने स्टूडेंट्स पूरा एक चैप्टर पढ़ा है न्यूट्रेंट्स की या पोषकों की आवश्यकता क्या है, पोषकों की एसेंशियलिटी क्या है। आप जानते हैं विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व विभिन्न एंजाइमी प्रक्रियाओं में भी भाग लेते हैं, एंजाइम्स के एक्टिवेशन के लिए भी वो जरूरी हैं, और ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है उस ग्रोथ और डेवलपमेंटल प्रोसेस का एक कंप्लीट पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं न्यूट्रेंट्स पोषक। देखिए पोषकों की क्या भूमिका है, पोषकों की भूमिका में आप कहिए विभिन्न प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स, प्रोटोप्लाज्मिक जीव द्रव्य, जीव द्रव्य बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में भी प्रोटोप्लाज्मिक लिख देता है इसलिए मैंने लिखा है विभिन्न प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स या घटकों के संश्लेषण हेतु, विभिन्न प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स के संश्लेषण हेतु आवश्यक।
ठीक है। संश्लेषण के लिए आप कह सकते हैं क्या है, आवश्यक है। विभिन्न प्रोटोप्लाज्मिक जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के संश्लेषण हेतु क्या है स्टूडेंट्स, ये आवश्यक है। तो आप इसलिए भी कह सकते हैं क्यों आवश्यक है, क्योंकि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो हैं, इन एंजाइम्स के संगठक व सक्रियक, आप जानते हैं संगठक और सक्रियक क्या होते हैं, एंजाइम्स के सक्रियक और संगठक होते हैं न्यूट्रिएंट्स या फिर पोषक तत्व। तो ये तो देखिए फैक्टर्स हैं। ये कंडीशंस फॉर ग्रोथ में मैंने 4 फैक्टर लिखे, चारों अलग अलग रीजन आपको बता दिए। वाटर की एसेंशियलिटी क्यों है, जल क्यों आवश्यक है, तापमान जो है वो ऑप्टिमम या अनुकूलतम क्यों होना चाहिए, ऑक्सीजन की उपलब्धता या ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या है, और उसके बाद आपने लिखा न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व। लेकिन अब इनके अलावा देखिए 2 स्पेसिफिक आपको दे रखे हैं एनवायरमेंटल सिग्नल्स। एनवायरमेंटल सिग्नल्स, एनवायरमेंटल सिग्नल्स। और ये जो स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल सिग्नल्स हैं, इन एनवायरमेंटल सिग्नल्स में पढ़िए आप, ये एक तरीके से उद्दीपक के रूप में कार्य करते हैं। उद्दीपक के रूप में पादप क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उद्दीपक के रूप में पादप क्रियाओं को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। और इसमें देखो आपको 2 दे रखे हैं सिग्नल्स। फर्स्ट आप कहेंगे लाइट, प्रकाश। आप जानते हैं प्रकाश की उपस्थिति में विभिन्न पादप अंगकों का निर्माण होता है। और स्टूडेंट्स, प्रकाश की उपस्थिति में विभिन्न पादप अंगकों के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसको हम कहते हैं फोटोमॉर्फोजेनेसिस। फोटोमॉर्फोजेनेसिस, प्रकाश आकारिकी जन। और ये जो प्रकाश आकारिकी जन है, आकारिकी जन अर्थात आकारिकी बनाने वाले अंगकों के निर्माण की प्रक्रिया, ये जो फोटोमॉर्फोजेनेसिस या प्रकाश आकारिकी जन है, इसी का एक एग्जाम्पल आप कह सकते हैं प्लांट्स में फ्लावरिंग का होना, पादपों में पुष्पन का बनना, जो फोटो पीरियडिज्म के द्वारा होता है, प्रकाश दीप्तकालिता प्रभाव के द्वारा होता है। तो फोटोमॉर्फोजेनेसिस, प्रकाश आकारिकी जन, इसको आप कह सकते हैं प्रकाश उद्दीपक के रूप में, प्रकाश उद्दीपक के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। दूसरा बी, ग्रेविटी। देखिए ये ग्रेविटी भी जो है वो सिग्नल की तरह काम करता है। और आप कहेंगे जो रूट अपेक्स है, रूट अपेक्स या मूल सीड्स, मूल सीड्स गुरुत्व के अनुसार, मूल सीड्स गुरुत्व के अनुसार अनुक्रिया दर्शाते हैं या अनुक्रिया दर्शाता है। ठीक है, ये ग्रेविटी और लाइट जो है वो 2 सिग्नल आपको दे रखे हैं। आपको एक डायग्राम के साथ यहां थोड़ा सा रेफरेंस बता देता हूं। जैसे देखिए ये प्लांट एक्सिस है, पादप अक्ष है। इसमें ये जो पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं रेडिकल, और ये जो पार्ट है इसको आप कहते हैं प्लूमूल, प्रांकुर, मूलांकुर। ठीक है, अब जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस शुरू होता है तो ये जो प्लूमूल पार्ट है, ये प्लूमूल पार्ट लाइट को रिस्पॉन्ड करता है, लाइट को रिस्पॉन्ड ये करता है। और मॉर्फोलॉजी में बहुत क्लियरली आप ये पढ़ते हैं कि जो प्लूमूल है, जो प्रांकुर है या जो प्ररोह तंत्र पादप में विकसित होता है, वो धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। क्या होता है? धनात्मक
वर्ती या कर्सी आप कह सकते हैं, अर्थात प्रकाश की तरफ जो है वो ये डेवलप होता है। लेकिन ये जो रेडिकल है ये ग्रेविटी की तरफ बढ़ता है, तो इसको आप कह सकते हैं ये होता है धनात्मक गुरुत्वानुकर्षी, गुरुत्वानुकर्षी ये स्थिति होती है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स रेडिकल और प्लूमूल जो है वो क्रमशः, रेडिकल और प्लूमूल क्रमशः क्या या कौन सा एनवायरमेंटल सिग्नल ग्रहण करते हैं? रेडिकल ग्रहण करता है ग्रेविटी और प्लूमूल जो है वो ग्रहण करता है लाइट। अब देखो, लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी कब रिसीव की जाएगी और एज ए स्टिमुलस कब रिसीव की जाएगी, दो अलग अलग बातें हैं। मैं यहां फिर कह रहा हूं आपको कि पादप अंगकों के निर्माण करने के लिए या फिर जो है वो फोटोमोर्फोजेनेसिस की प्रक्रिया में, जिसको आपने प्रकाश आकारी की जन कहा, इस प्रक्रिया में जो लाइट है वो लाइट एज ए सिग्नल रिसीव किया जाएगा, उद्दीपक के रूप में आप कहेंगे लाइट को रिसीव किया जाता है। लेकिन जैसे मान लो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ठीक है, प्रोसेस मान लीजिए आप कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस, तो इस फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में स्टूडेंट्स लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी रिसीव किया जाता है, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये फर्क आपको पता होना चाहिए। यहां फोटोमॉर्फोजेनेसिस में लाइट रिसीव किया जा रहा है एज ए स्टिमुलस, फोटोमॉर्फोजेनेसिस में लाइट रिसीव किया जा रहा है एक उद्दीपक के रूप में। लेकिन फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में आप ये कह रहे हैं, सॉरी, फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में आप कह रहे हैं कि जो लाइट या प्रकाश है ये प्रकाश ऊर्जा स्रोत के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में आप कहेंगे रिसीव किया जाता है। तो ये एक डिफरेंस है, ये एक फर्क है, ये भी आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। क्लियर? तो देखो, दो बातें हमने क्लियर की। एक तो डेवलपमेंटल प्रोसेस आपने पूरा देखा, परिवर्धन की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है वो आपने देखा। परिवर्धन प्रक्रिया के ठीक बाद फिर आपने यहां स्टडी किया है कि जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है उसमें तो लाइट ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल होता है, जबकि फोटोमॉर्फोजेनेसिस या प्रकाश आकारी की जन जो है, विभिन्न प्रकार के अंगकों के निर्माण की प्रक्रिया जो पादप में है, उसमें प्रकाश एक उद्दीपक या स्टिमुलस के रूप में रिसीव किया जाता है। ये बेसिक डिफरेंस है। साथ में आप कंडीशंस फॉर ग्रोथ को डिस्कस कर रहे हैं, आप डिस्कस कर रहे हैं वृद्धि के लिए अवस्थाएं या स्थितियां, जल, तापमान, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, ये फैक्टर्स दे रखे हैं। और लाइट को और ग्रेविटी को स्टूडेंट्स एनवायरमेंटल यहां सिग्नल कहा गया है, पर्यावरणीय आप कहेंगे उद्दीपक या आप कह सकते हैं सिग्नल के रूप में उनको माना गया है। ठीक है, नोट करें। हाँ जी, तो अब देखिए स्टूडेंट्स, जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इंपैक्ट या प्रभाव क्या है उसका एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी, जिसको आप कहते हैं सुगठ्यता, प्लास्टिसिटी, और हिंदी में इसको लिखा जाता है सुघट्यता। देखो क्या सुघट्यता है, ये देखिए सुघट्यता। स्टूडेंट्स, जो प्लांट्स हैं वो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रेस्पॉन्ड करते हैं। एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, पादप पर्यावरणीय कारकों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए, के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए, पादप पर्यावरणीय कारकों के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए भिन्न भिन्न संरचनाएं निर्मित करते हैं, भिन्न भिन्न संरचनाएं निर्मित करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं पादप में निर्मित होती हैं। ठीक है, पादप अपने जीवन काल में भिन्न प्रकार की संरचनाएं बना रहा है। जैसे कोई एक प्लांट ले लो, आप ये कह रहे हैं एक प्लांट है, इसका पूरा लाइफ स्पैन, या इसको हम कहते हैं जीवन काल, या फिर आप कहिए इसका लाइफ साइकिल,
इस लाइफ स्पैन, जीवन काल या लाइफ साइकिल में ये भिन्न भिन्न प्रकार की अगर संरचनाएं निर्मित करता है या भिन्न भिन्न प्रकार की संरचनाएं बनाता है, ठीक है, ये क्यों बना रहा है? पर्यावरणीय कारकों के प्रति अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित करते हुए बना रहा है। तो इस स्थिति में आप इसके इस गुण को क्या कह देंगे? प्लास्टिसिटी और सुघट्यता। ठीक है, इस सुघट्यता का भी एग्जाम्पल आपको दे रखा है, हेटेरोफिली। इसका स्टूडेंट्स आपके पास एग्जाम्पल है हेटेरोफिली। क्लियर? हेटेरोफिली इसका एग्जाम्पल है। और ये देखिए जो हेटेरोफिली है ये है विषम पर्णता, मतलब पादप में एक से ज्यादा प्रकार की पर्ण जो है उनकी उपस्थिति। हेटेरोफिली विषम पर्णता, एक से ज्यादा प्रकार की पर्ण जो है उनकी उपस्थिति। तो अगर आप देखेंगे तो जो कॉटन है, कोरिएंडर है, कॉटन, कपास, कोरिएंडर, धनिया, कपास और एक स्टूडेंट है लार्कस्पर। इन प्लांट्स में आप कहें वेजिटेटिव फेज या प्रारंभिक अवस्था जो है और मैच्यूरेशन फेज जो परिपक्वन अवस्था है, आप कहेंगे वेजिटेटिव फेज में और मैच्यूरेशन फेज में पर्ण आकृति में भिन्नता पाई जाती है। पर्ण आकृति में भिन्नता पाई जाती है। ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा जैसे दूसरा एग्जाम्पल आप लें तो आप कह सकते हैं जैसे बटर कप एक एग्जाम्पल हमें दे रखा है प्लांट। बटर कप में देखो आपको क्या देखने को मिलेगा? जलीय व स्थलीय आवासों में पर्ण संरचना जो है में क्या मिलेगी आपको? भिन्नता। जलीय व स्थलीय आवासों में जो पर्ण संरचना है उसमें स्टूडेंट्स आपको मिलेगी भिन्नता। अलग अलग प्रकार की स्थिति वहां आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हुआ प्लास्टिसिटी। तो देखो ये हुआ बटरकप एक एग्जाम्पल आपके पास हेटेरोफिली का, विषम पर्णता जिसको कह रहे हैं। और इसी के अलावा आपने कहा कि जैसे कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर जो प्लांट हैं इनमें क्या होता है, कायिक अवस्था और जो परिपक्वन अवस्था इनकी है या फिर मैच्यूरेशन फेज कहेंगे, उनमें पर्ण जो है उनकी आकृति में भिन्नता पाई जाती है। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो भिन्नताएं हैं, ये क्यों है? ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स या पर्यावरणीय कारकों के प्रति जब पादप अपनी अनुक्रिया प्रदर्शित करता है या अनुक्रिया दर्शाता है तो इस प्रकार के जो परिवर्तन है या इस प्रकार की जो भिन्नताएं हैं वो स्टूडेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार के परिवर्तन या इस प्रकार की जो अवस्थाएं हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। कोरिएंडर या धनिया जो है उसका तो कॉमन एग्जाम्पल आपने देखा होगा। अगर आप इसका जुवेनाइल फेज देखते हैं तो जुवेनाइल फेज में इस तरीके की लीफ उसकी एक बनती है, और अगर आप उसका मैच्यूरेशन फेज देखेंगे तो मैच्यूरेशन फेज में इस प्रकार से उसकी जो लीव्स हैं वो बनती चली जाती हैं। तो ये डिफरेंस है। ये जुवेनाइल फेज में, जुवेनाइल या फिर अर्ली फेज, आप जिसको कौन सा फेज कह रहे हैं, वेजिटेटिव फेज, ये जुवेनाइल फेज की स्थिति उसकी होगी। और ये स्टूडेंट्स आप कहेंगे कौन से फेज की होगी? जो मैच्यूरेशन फेज या रिप्रोडक्टिव फेज आ जाती है उसकी स्थिति ये होगी। तो देखो ये विषम पर्णता है। ये जो पत्तियां हैं इन पत्तियों में जो स्थिति है वो अलग अलग दिखाई दे रही है, इसको विषम पर्णता हम स्टूडेंट्स कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसके अलावा जो बटर कप आपको दे रखा है उस बटर कप में भी कंडीशन क्या है? उसमें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, स्थलीय आवासों में, जलीय और स्थलीय आवासों में, एक्वेटिक हैबिटेट में कुछ अलग है। एक्वेटिक हैबिटेट और जो स्थलीय आवास है टेरेस्ट्रियल
हैबिटेट, इनमें स्टूडेंट्स अलग अलग स्थितियां या अलग अलग कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हुआ प्लास्टिसिटी या सुगठ्यता। अब जब लीफ की बात कर रहे हैं तो लीफ में एक जो ग्रोथ और बची है आपकी इस पोर्शन में, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो आपको दे रखी है रिलेटिव ग्रोथ एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ, निरपेक्ष एंड सापेक्ष ग्रोथ, सापेक्ष वृद्धि। ठीक है, इसको हटा देता हूं। तो देखो अगला जो है लीव्स की ग्रोथ में आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और ये जो लीव्स की ग्रोथ है ये आपको दे रखा है रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, तो देखो एब्सोल्यूट और रिलेटिव ग्रोथ रेट में क्या फर्क है, इसको आप समझिए। एब्सोल्यूट ग्रोथ एग्जैक्टली जितना वृद्धि हुई है, निरपेक्ष आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट जितनी ग्रोथ आप देखते हैं, जितनी ग्रोथ हुई है उसको एब्सोल्यूट ग्रोथ के फॉर्म में रखा जाता है। और जो दूसरी कंडीशन आपके पास है वो है रिलेटिव ग्रोथ, सापेक्ष। ये स्टूडेंट्स सापेक्ष वृद्धि है, प्रारंभिक स्थिति की तुलना में कितना बढ़ा, और ये आप कह सकते हैं निरपेक्ष। देखो ये कोई लीफ ए है, ए मान लेते हैं हम, जो मानना चाहें आप मान सकते हैं, इस बात के लिए स्वतंत्र हैं आप। और इसमें देखो ये आप कहेंगे कुछ टाइम बाद में इतना ग्रोथ हो गया। तो ये लीफ ए था बच्चों, इस लीफ ए का जो एरिया था 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने ये पहले से पढ़ रखा है कि जो लीफ का सरफेस एरिया है, सतही क्षेत्र है, उसको ग्रोथ के जो मेजरमेंट्स हैं, जो मापन के तरीके हैं, उनमें सम्मिलित किया गया। सारे तरीके, सारे मेथड मैंने आपसे डिस्कस किए थे। अब इसमें जो एक्सपेंशन आया या विस्तार आया, ये भी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें एक्सपेंशन आ गया। दूसरी एक कंडीशन आपको दे रखी है जिसमें देखो लीफ को हम कह रहे हैं, ये लीफ है और ये लीफ बी है। इसका पहले से जो एरिया है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मैंने एनसीईआरटी का डेटा ही लिया है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो चाहे लिख सकते हैं। और इसमें भी जो स्टूडेंट्स एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन पत्ती ए या पर्ण ए के समान 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हुआ है। तो इसका एक्सपेंशन कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आप सरफेस एरिया अगर चेक करें, टोटल सरफेस एरिया अगर आप देखें तो लीफ बी का सरफेस एरिया तो आपके पास कितना आ गया 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, और लीफ ए का 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया यहां स्टूडेंट्स है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। और यहां टोटल सरफेस एरिया है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये भी 5 सेंटीमीटर स्क्वायर के एक्सपेंशन के बाद आया, विस्तार के बाद आया, और 55 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया भी 5 सेंटीमीटर के विस्तार के बाद आया है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि लीफ ए का जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है, जो एब्सोल्यूट ग्रोथ स्टूडेंट्स यहां है, जो वास्तविक वृद्धि यहां हुई है या जो निरपेक्ष वृद्धि यहां हुई है, वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। और लीफ बी में अगर आप देखें तो इसमें भी आप कह सकते हैं जो एब्सोल्यूट ग्रोथ है, ये एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी हुई 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां भी स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट ग्रोथ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर ही हुई है। क्लियर है। लेकिन अब देखो
पत्ती ए, पर्ण ए जितना पहले थी उतना ही और बढ़ गई है, तो इसका रिलेटिव ग्रोथ कितना हुआ। काम की बात यह है, इसका जो रिलेटिव ग्रोथ है, रिलेटिव ग्रोथ सापेक्ष वृद्धि इसकी जो है, किसके सापेक्ष, अपनी प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष ये उतना ही और बढ़ गई है, तो इसका आप ये कह सकते हैं रिलेटिव ग्रोथ 100% है, 100% वृद्धि उसमें हुई है। ठीक है, आप कहेंगे प्रारंभिक स्थिति की तुलना में या फिर प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष कितनी वृद्धि हुई यहां, 100%। आप कहेंगे 100% यहां जो है वो क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है, 100% ग्रोथ यहां देखने को मिली है। लेकिन अगर उधर आप देखें तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा, इसका मतलब आप ये कह सकते हैं ओनली 10% का इंक्रीज स्टूडेंट्स आया है। 10% अगर बढ़ा तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की ग्रोथ हो गई। ठीक है, इसी तरीके से अगर ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का इंक्रीज शो करता है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का इंक्रीज अगर शो करता है, तो ये एब्सोल्यूट ग्रोथ कितना शो करेगा, सॉरी एब्सोल्यूट ग्रोथ तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो ये रिलेटिव ग्रोथ कितना करेगा, 20%। तो आप यहां आप लिखिए इसमें, इसका जो रिलेटिव ग्रोथ है प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष, आप कह सकते हैं स्टूडेंट्स सिर्फ 10% की वृद्धि इसमें हुई है। क्लियर है, प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष केवल 10% ये बढ़ा है, 10% ये बढ़ा है, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति क्या थी, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का लीफ था और 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से स्टूडेंट्स ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ा। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपसे ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी लीफ में ग्रोथ ज्यादा हुई है। ठीक है, तो ऑब्वियस है एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों की समान है। आप कहेंगे निरपेक्ष वृद्धि दोनों पत्तियों की, दोनों पर्ण जो है उनकी समान है, लेकिन सापेक्ष वृद्धि जो है वो इसकी 100% है। तो आप कहेंगे तुलनात्मक रूप से पर्ण ए में अधिक विस्तार है। तुलनात्मक रूप से पर्ण ए में अधिक विस्तार हुआ है, अधिक विस्तार हुआ। तुलनात्मक रूप से पर्ण ए में अधिकतम विस्तार हुआ है या अधिक विस्तार हुआ है। ये स्टूडेंट्स आपके पास हो गया एक पैरामीटर जिसमें आप रिलेटिव ग्रोथ देख रहे हैं। ठीक है, रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा किसकी हुई, ए की। प्रारंभिक स्थिति की तुलना में उतना ही और बढ़ गई, 100% ग्रोथ हुई, वहां 10% ग्रोथ हुई। क्लियर, तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पोर्शन कंप्लीट है। अब देखिए हम बात करेंगे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजीआर। तो देखिए अब आपके पास है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और इनको आप कह रहे हैं पीजीआर, पादप वृद्धि नियामक, पादप वृद्धि नियामक। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स पादप वृद्धि नियामक क्या होते हैं, आप ये कह सकते हैं ये केमिकल सब्सटेंसेज या रासायनिक पदार्थ हैं, केमिकल सब्सटेंसेज या क्या है, रासायनिक पदार्थ हैं। ये केमिकल सब्सटेंसेज या रासायनिक पदार्थ, केमिकल सब्सटेंसेज या रासायनिक पदार्थ जो पादपों के अलग अलग भागों में, भिन्न भिन्न भागों में सूक्ष्म मात्रा में या फिर आप कह सकते हैं लेस क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, कम मात्रा में संश्लेषित होते हैं तथा ये संश्लेषित होने वाले स्थान से जहां एक्शन होता है वहां स्थानांतरित होते हैं। तो देखो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या हैं, ये आप कह रहे हैं वृद्धि तथा विभेदन की प्रक्रिया को आप नोट करते जाएं, पादप वृद्धि तथा विभेदन की प्रक्रिया तथा विभेदन की प्रक्रिया, पादप वृद्धि तथा विभेदन की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले, नियंत्रित करने वाले
विशिष्ट रासायनिक पदार्थ, विशिष्ट रासायनिक पदार्थ जो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, कार्बनिक यौगिक हैं, पादप वृद्धि नियामक हैं, पादप वृद्धि नियामक है। ठीक है, अगली बात स्टूडेंट्स, इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखिए आप। जैसे ये प्लांट एक्सिस है और इस प्लांट एक्सिस में आप ये जानते होंगे साइटोकाइनिन जो है वो मूल शिखाग्र पर ज्यादा मात्रा में संश्लेषित होता है। ये आपके पास है मूल शिखाग्र जिसको हम कहते हैं रूट अपेक्स, और ये है प्ररोह सीड्स, सूट अपेक्स। तो यहां कंडीशन अब आपके पास क्या है, देखो इंडोल एसिटिक एसिड IAA, ये इंडोल एसिटिक एसिड और IAA एग्जैक्टली ऑक्सीन है, और CK जो मैंने लिखा है ये हैं साइटोकाइनिन्स, साइटोकाइनिन्स। ये दो प्रकार के मैंने यहां वृद्धि नियामक पदार्थ लिखे हैं। देखिए साइटोकाइनिन मूल शिखाग्र से प्ररोह सीड्स की ओर ट्रेवल करता है, इंडोल एसिटिक एसिड की तरफ मूव करता है, गमन करता है। ये इसका पोलर मूवमेंट या ध्रुवीय गमन भी है। चैप्टर फर्स्ट में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में आपने इसको पढ़ा होगा, पादपों में जो परिवहन है वहां ध्रुवीय गमन की बात की गई है। तो इंडोल एसिटिक एसिड, ऑक्सीन और साइटोकाइनिन, पादप में जब वृद्धि और विभेदन की प्रक्रिया हो रही है तो दोनों एक निश्चित अनुपात में एक्शन करते हैं, दोनों एक निश्चित अनुपात में एक्ट करते हैं। तो साइटोकाइनिन कहां से स्थानांतरित हुआ, मूल शिखाग्र से प्ररोह सीड्स की तरफ स्थानांतरित हुआ। तो स्टार लगा के लिखें, ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं ये स्टूडेंट्स हैं ट्रांसमिटेबल। ये हम कह रहे हैं क्या है, ट्रांसमिटेबल। ट्रांसमिटेबल होने का मतलब इनको आप कह सकते हैं ये संचरण योग्य हैं, ये ट्रांसमिटेबल हैं या फिर क्या है, ये संचरण योग्य हैं। अर्थात ट्रांसफर कहां से कहां होते हैं, साइट ऑफ फॉर्मेशन टू साइट ऑफ फॉर्मेशन, जहां निर्माण होता है, और सिंथेसिस, जहां संश्लेषण होता है। संश्लेषण के स्थल से या निर्माण के स्थल से ये स्टूडेंट्स स्थानांतरित होते हैं साइट ऑफ एक्शन, ये साइट ऑफ एक्शन को स्थानांतरित होते हैं। तो आप ध्यान रखें, संश्लेषित होने वाले स्थानों से या भागों से कार्यात्मक भागों को स्थानांतरित होते हैं, कार्यात्मक भागों को स्थानांतरित होते हैं। ये स्टूडेंट्स ऐसी स्थिति इनकी है। ठीक है, तो इनको क्या कहा गया, एक वर्ड ध्यान रखें आप, ट्रांसमिटेबल, ये संचरण योग्य हैं। क्लियर। इसके बाद आप कहेंगे ये कार्बनिक यौगिक हैं जो कम मात्रा में निर्मित होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कार्बनिक यौगिक हैं कार्बनिक यौगिक हैं कम मात्रा में संश्लेषित या फिर निर्मित। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कम मात्रा में संश्लेषित होते हैं या फिर आप कह सकते हैं कम मात्रा में संश्लेषण और निर्माण इनका होता है। ठीक है, इसके अलावा ये आप कह सकते हैं अलग अलग मेथड्स के थ्रू आइसोलेट किए जा सकते हैं, विभिन्न विधियों द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, विभिन्न विधियों द्वारा पृथक किए जा सकते हैं, विभिन्न विधियों से पृथक्करण
इनका विभिन्न विधियों द्वारा स्टूडेंट्स क्या किया जा सकता है, आइसोलेशन, सेपरेशन या फिर पृथक्करण किया जा सकता है। ठीक है, सामान्यतः ये जो है सामान्यतया मूल, प्ररोह, सीड्स तथा आप कहेंगे पर्ण अंगकों में अधिक संश्लेषित होते हैं। मतलब जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं, जो वृद्धिकारी भाग हैं, उनमें अधिक संश्लेषित होते हैं। तो ये भी एक पॉइंट आप कह सकते हैं। सामान्यतः मूल, प्ररोह, सीड्स तथा पादप का जो पर्ण है, लीफ है, उनमें ज्यादा मात्रा में ये संश्लेषित होते हैं, उनमें ज्यादा मात्रा में इनका संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है। उसके बाद पीजीआर या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, देखो अब यहां से दो पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, ग्रोथ प्रमोटर, वृद्धि प्रेरक तथा ग्रोथ इनहिबिटर हैं स्टूडेंट्स, वृद्धि संदमक। जो प्रमोटर हैं वो वृद्धि प्रेरक हैं। ये जो हैं इनको आप लिख सकते हैं, ये हैं वृद्धि प्रेरक और ये हैं वृद्धि संदमक। वृद्धि प्रेरक और वृद्धि संदमक ये पदार्थ हैं जिनको आप कहते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। वृद्धि प्रेरक जो है वो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है, और वृद्धि संदमक आपको पढ़ना है यहाँ एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। अभी आगे हम उनकी डिटेल में बात करेंगे। इनके अलावा देखो ये जो सब्सटेंसेज हैं स्टूडेंट्स, जिनको आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कह रहे हैं, केमिकल सब्सटेंसेज कह रहे हैं या रासायनिक पदार्थ कह रहे हैं, इन सब की खोज या डिस्कवरी कैसे हुई है? तो इन सब की डिस्कवरी एक्सीडेंटल है, संयोगवश, एक्सीडेंटल डिस्कवरी। जैसे अचानक पादप में होने वाला कोई परिवर्तन प्रेक्षित किया गया, पादप में होने वाला कोई परिवर्तन अचानक देखा गया और उसको अचानक देखे जाने से या जब उसको ऑब्जर्व किया गया, प्रेक्षित किया गया, तो उसके बाद में किसी रासायनिक कारक का, किसी कार्बनिक यौगिक का या केमिकल सब्सटेंस का प्रभाव वो मिला और उसको पीजीआर के रूप में या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के रूप में स्थापित किया गया। तो ये आप कह सकते हैं एक्सीडेंटल डिस्कवरी है इनकी, संयोगवश खोज इनकी हो पाई। जो पीजीआर है, जो पीजीआर है इनकी संयोगवश खोज हो पाई। ठीक है, तो ये देखिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो है पादप वृद्धि नियामक पदार्थ, एक्सीडेंटल डिस्कवरी से आप ये कह सकते हैं एग्जिस्टेंस में आए हैं, अस्तित्व में आए हैं। एक्सीडेंटल डिस्कवरी से ही स्टूडेंट्स इनका पता लगा है। ठीक है, तो अब देखो कैटेगराइजेशन कर लेते हैं, कौन से ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, ये सब हटा दूं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और पीजीआर, जिनकी डिटेल हमें पढ़नी है वन बाय वन। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर, पादप वृद्धि नियामक पदार्थ। फर्स्ट देखिए, आपने कहा था ग्रोथ प्रमोटर, वृद्धि प्रेरक, और दूसरा आपने कहा ग्रोथ इनहिबिटर, वृद्धि संदमक। तो जो ग्रोथ प्रमोटर हैं, वृद्धि प्रेरक जो है, ये क्या है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिक एसिड, स्टूडेंट्स ऑक्सिन जो है उसको इंडोल एसिटिक एसिड के फॉर्म में यूजुअली लिखा जाता है, सामान्यतः ये लिखा हुआ मिलेगा आपको, इंडोल एसिटिक एसिड।
हालांकि इसके और भी प्रारूप हैं, इंडोल ब्यूटारिक एसिड हुआ, 2,4-D, 2,4,5-T, सारी डिटेल हम पढ़ेंगे। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा CK, और इसको इन शॉर्ट लिखा जाता है जिब्रेलिक एसिड, GA। ठीक है, ये वृद्धि संदमक है, वृद्धि संदमक है। हालांकि कुछ प्रभाव इनके ऐसे भी हैं जो वृद्धि को बढ़ाते हैं या वृद्धि में बढ़ोतरी करते हैं, ग्रोथ प्रमोटर है, लेकिन ओवरऑल इनका जो इफेक्ट है स्टूडेंट्स वो संदमन वाला है। इसमें आपको मिलेगा एब्सिसिक एसिड, ये एब्सिसिक एसिड स्टूडेंट्स ABA कहा जाता है, ABA। और दूसरा आपको मिलेगा इसमें इथाइलिन। एब्सिसिक एसिड के बाद में स्टूडेंट्स इथाइलिन, इथाइलिन जो है वो गैसियस PGR है, एक अकेला आप कहेंगे गैसियस PGR, गैसीय पादप वृद्धि नियामक है, गैसीय प्रवृत्ति का पादप वृद्धि नियामक पदार्थ ये है। तो ये हुए ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है, ग्रोथ प्रमोटर और क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर। इसमें देखो इनके विशिष्ट प्रभाव अगर आप देखें, ऑक्सीजन जो है उसके लिए स्टूडेंट्स आपने सुना होगा शीर्ष प्रमुखता, ये इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला हार्मोन भी ये है। साइटोकाइनिन के लिए आपने सुना होगा साइटोकाइनेसिस, या पढ़ा होगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कोशिका द्रव्य विभाजन की जो प्रक्रिया है, मतलब कोशिका के विभाजन में एग्जैक्टली सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो साइटोकाइनिन से। वैसे प्लांट में इंडोल एसिटिक एसिड और साइटोकाइनिन एक डेफिनेट रेशियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस को पूरा करते हैं, इनमें पार्टिसिपेट करते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। जिब्रेलिक एसिड का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इलोंगेशन, दीर्घीकरण। ये दीर्घीकरण प्रभाव लाता है, दीर्घीकरण प्रभाव उत्पन्न करता है जिब्रेलिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये स्टूडेंट्स संदमक है, इन सबकी एक्टिविटीज को ऑलमोस्ट संदमित ही करता है। और इथाइलिन जो है ये फल परिपक्वन में, फ्रूट राइपनिंग में, फल परिपक्वन की जो प्रक्रिया है, फ्रूट राइपनिंग की जो प्रोसेस है स्टूडेंट, उसमें इंपॉर्टेंट है। जो पकने वाले फल हैं उनमें सर्वाधिक मात्रा में इथाइलिन की उपस्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। तो होता क्या है कि जो जितने सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, एनसीईआरटी ने जो मैटर इनका दे रखा है, एनसीईआरटी के मैटर पे ही हमें रहना है। हाँ, लेकिन उसका एक एक जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, जो कारण है, वो आपको स्पष्ट होना चाहिए, लॉजिकल रेफरेंस आपके पास उसका होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, सब मिक्स हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इसमें प्रेफरेंस डिसाइड करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपको विभाजन या वृद्धि करके सामान्य एक कोई क्वेश्चन लिख के दे दिया, तो उसमें आप पहले ऑक्सीजन को लेंगे या पहले साइटोकाइनिन को लेंगे, इसको बोल रहे हैं प्रेफरेंस। ठीक है, आपको प्राथमिकता का निर्धारण करना पड़ेगा कि पहले किस हार्मोन को लिया जाए। तो इसके लिए हम जितना मैटर एनसीईआरटी में हार्मोन्स को लेकर लिखा हुआ है उसको 1 बाय 1 हर एक स्टेटमेंट को डिस्कस करते हुए उसकी बात हम करेंगे, उनके लॉजिकल रेफरेंसेस समझेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है, और उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे ये इनके एंटागोनिस्टिक इफेक्ट। एंटागोनिस्टिक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो विपरीत प्रभाव होते हैं। तो जो विपरीत प्रभाव हैं, कौन सा हार्मोन किसका विपरीत प्रभाव प्रकट करता है, ये सारी बातें आप प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सारा मैटर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में आपने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं, पादप वृद्धि नियामक है, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इससे पहले आपने जो लीफ है उस लीफ में एब्सोल्यूट और जो रिलेटिव ग्रोथ है उसको डिस्कस किया है। उससे पहले आपने प्लांट का जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स या पर्यावरणीय कारक हैं उनके प्रति उसका जो रेस्पॉन्स है या जो अनुक्रिया है, रेस्पॉन्स या अनुक्रिया के कारण बनने वाले विभिन्न प्रकार के अंगकों का जो निर्माण है या बनने वाले अंगकों की जो प्रक्रिया है उसको, जिसको आप प्लास्टिसिटी, सुगठ्यता कहते हैं, और उसमें एक एग्जाम्पल आपने लिया हेटेरोफिली या विषमपर्णता, उसके बारे में एग्जाम्पल्स के साथ आपने बात की। और इससे पहले आपने यहाँ डिस्कस किया जो डेवलपमेंटल प्रोसेस है वो क्या है, पूरा उसका एक साइकिल क्या है, और साथ में वृद्धि के लिए जो आवश्यक स्थितियां हैं, कंडीशंस है, वो क्या है। एंजॉय द फिजियोलॉजी। थैंक यू।